नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और बड़ी रैली पर प्रतिबंध लगने की वजह से प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी डोर टू डोर कैंपेन उनका जारी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में कूद गए हैं। पीएम आज यानी 4 फरवरी को वर्चुअल प्रचार की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे जन चौपाल वर्चुअल रैली करेंगे, जबकि वेस्ट यूपी के 5 जिलों में 23 विधानसभाओं के लोगों से पीएम सीधा जुड़ेंगे। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में वर्चुअल रैली 122 स्थानों पर होगी। साथ ही बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग सीधे जुड़ेंगे। रैली का संचालन प्रदेश मुख्यालय पर बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के चुनाव में मतदान की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है और दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। दोनों चरण पश्चिमी यूपी में है, यही से सभी दल हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि यूपी में एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ गए हैं। वोटिंग का दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़दीक अब वोटिंग का दिन आ गया है और इसी वजह से लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से इन कम दिनों में शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश को और पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश और पूरी जुगत की जाए। आपको बता दें कि गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। ये शक्ति प्रदर्शन हालांकि उनका नामांकन है, लेकिन इसको नाम शक्ति प्रदर्शन का दिया जा रहा है क्योंकि उनका नामांकन बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं, उनके नामांकन से ही कहीं ना कहीं बीजेपी को और बीजेपी की जो प्रचार है, बीजेपी की जो हवा है उसको बल मिल सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 5 साल अब जो पूरे हुए हैं, पहले ऐसे सीएम हैं जो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाए हैं और कार्य भी उन्होंने पूरे तरीके से किए। लेकिन इस बीच पिछले जो 2 साल हैं वो 2 साल उनके लिए काफ़ी प्रभावी रहे हैं, काफ़ी हावी भी रहे हैं और इसीलिए आज शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की हवा बनाने की जुगत में जुट गए हैं। वहीं बात प्रधानमंत्री की करें तो वो भी आज रैली करने जा रहे हैं। वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री की है क्योंकि कोरोना के मद्देनजर चुनावी रैलियों पर रोक लगी है, इसीलिए आज चुनाव प्रचार जो है वो भी वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री आज चुनावी रैली का आगाज करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज शक्ति प्रदर्शन है और इसी शक्ति प्रदर्शन में किस तरीके से किस पार्टी की हवा बनेगी, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। नगेंद्र सिंह जी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं और देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप तीनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले उपाध्याय साहब, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि आज जिस तरीके से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, सबसे पहले तो समीकरण आप बताइए, किस तरीके से ये समीकरण आप देख रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन क्योंकि उनका नामांकन है, नामांकन को शक्ति प्रदर्शन का नाम ही इसीलिए दिया गया क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपना जो बीजेपी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। शक्ति प्रदर्शन कोई इससे पहले ही जब भी नामांकन होते हैं तो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है, कारों का काफिला, लोगों का हुजूम। ये बात अलग है, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से फर्स्ट फेज में ज्यादा शक्ति प्रदर्शन हो नहीं पाया। रैलियों पर रोक थी, घर प्रचार के लिए भी कम से कम व्यक्तियों को इजाजत थी, 5 आदमियों को, 10 आदमियों को, तो सही तरीके से शक्ति प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था। तो योगी आदित्यनाथ जी आज नामांकन करेंगे और नामांकन के जो शक्ति प्रदर्शन का नाम जो दिया गया है वो भी इसीलिए दिया गया है कि जनता में एक मैसेज जाएगा कि भी बहुत
लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी हवा है। और देखिए, ये हवा बनाने की कोशिश कोई इलेक्शन में आज नई नहीं है। समय समय पर पॉलिटिकल पार्टियां रैली के माध्यम से या रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करती रही है। और जहां तक प्रश्न है समीकरण का, देखिए उत्तर प्रदेश में जो समीकरण हैं वो बदले हैं। जैसे अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप देखेंगे कि जाट और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन होता था, बीच में वो टूटा और वो टूटने के बाद में मुस्लिम अलग अलग उस धड़ों में बट गया और जो जाट वोट था वो कहीं न कहीं बीजेपी के पास आया और बीजेपी के पास आने से बीजेपी को अपार सफलता भी मिली। लेकिन किसान आंदोलन के बाद परिस्थितियां बदली और उसके बाद में जो राष्ट्रीय लोकदल का कहीं न कहीं अस्तित्व संकट में था, उसको एक नई ऊर्जा मिली। ये बात अलग है कि गठबंधन जो हुआ समाजवादी पार्टी के साथ, उस गठबंधन में जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को महत्व दिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा और जो टिकटें मिलनी चाहिए थी जाट समुदाय को, वो जाट समुदाय को न देके कई सीटों का है। जैसे मथुरा में भी है, छाता सीट उधर आरएलडी का अपना एक वर्चस्व था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां पर पर्चा भरवा दिया और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई सीटें। तो कई सीटों पर उस तरह के इक्वेशंस खराब हुए और लोगों में एक मैसेज गया कि भी गठबंधन में बजाय जाटों को तवज्जो देने के कहीं न कहीं एक वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को समाजवादी पार्टी तवज्जो दे रही है। उसका कुछ नुकसान कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकदल को उठाना पड़ सकता है। राष्ट्रीय लोकदल कितना मैनेज कर पाता है, जैन जी कितना उस चीज को जनता के बीच में अपनी एक प्रस्तुति कर पाते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन जो कुछ लोगों से बात हुई है उसका जो तत्व है वो यही है कि अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, जो पहले उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो इतना भारी समर्थन नहीं है। आप देखेंगे गांव में तिराथू में उप मुख्यमंत्री का विरोध होता है, यानी बीजेपी को विरोध झेलना पड़ रहा है। गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी जगह विरोध है। तो देखिए ऐसे में रास्ता बीजेपी के लिए बहुत कठिन हो जाता है और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि पूरी फोर्स को उतारा गया है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को और एमपी को, सबको उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज के इलेक्शन में लगाया गया है। चाहे वो जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह जी हो, मोदी जी हो और अमित शाह जी घर घर पर्चा बांट रहे हैं। तो एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि गृह मंत्री और जमीन पर उतर कर कार्यकर्ताओं के साथ जब पर्चे बांटेगा तो वक्त नेचुरल है कि जो कार्यकर्ता है उसका उत्साह बढ़ेगा और वो दुगने उत्साह के साथ काम करेगा। ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और लोकदल के जो मुखिया हैं वो जमीन पर उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए रथ से या दूसरे वाहन से आप चले जाएं एक अलग मैटर है, लेकिन आप 15-20 मिनट आधा घंटा भी कार्यकर्ता के बीच खड़े होकर किसी चुनाव क्षेत्र में पर्चे बांटते हैं या कंपेनिंग करते हैं तो कार्यकर्ता एक जुड़ाव महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरा नेता मेरे नजदीक, तो उसका जो उत्साह होता है वो काम करने का ज्यादा होता है। अब देखिए जिस तरह से बीजेपी कोशिश ठीक कर है रही है। उपाध्याय साहब, मैं रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन उससे पहले सीधे तस्वीरें जनता को दिखा देते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन करने जा रहे हैं और आज ये उनका नामांकन जो है उससे पहले वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और नामांकन जो है वो आज दाखिल करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत फिर से कर लेते हैं। उपाध्याय साहब, मैं
लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे जहां पर आज जिस तरीके से नामांकन का दिन है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करने जा रहे हैं, उन्हीं की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें जहां पर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और यहां पर चुनावी रण में उतरने से पहले, नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ गोरखपुर से जो है सीएम आदित्यनाथ जो है वो नामांकन करेंगे, और उन्हीं के साथ यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। मैं उपाध्याय साहब एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, उससे पहले नगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव प्रचार है वो किस तरीके से फिलहाल चल रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से खुद जो प्रधानमंत्री है वो भी उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली का आगाज करने जा रहे हैं। अभी जो चुनाव प्रचार वो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का चुनाव जो है, जो प्रचार जो है चुनाव को लेकर जोरों पर है। पानी दे और पहले और दूसरे चरण में जो अधिकतर सीटों का चुनाव है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। तो यहाँ हम पूरी तरह से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे बड़े सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल का जो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ जमीनी जो कार्यकर्ता है वो जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम लोग जनता के बीच हैं। और जो 5 साल की नाकामियां हैं उसको हम बहुत अच्छे से जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को और हमारे संगठन के लोग उस कार्य को कर रहे हैं। और उससे हम ऐसा महसूस भी कर रहे हैं कि अपार जन समर्थन और मतदाताओं का विश्वास जो है हमारे गठबंधन की ओर है। और जो 2017 की परिस्थितियां थी, ठीक उसका उल्टा परिणाम इस बार जब 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा फोकस अभी पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर है। बाकी जो चरणों में जो मतदान होगा उसी प्रकार से फिर हमारे नेता दोनों ही या दूसरे सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो मतदाताओं से रूबरू होंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। ठीक है, देशबंधु जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आरबी उपाध्याय जी ने बताया कि ठीक है चुनावी प्रचार में इस समय प्रतिबंध लगे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जो बीजेपी है वो उसी तरीके से खुलकर नहीं आ रही है जनता के बीच। मुस्कान जी, सबसे पहले तो शर्मा जी ने जो बात कही कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नामांकन में उपस्थित होना, देखिए हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता अपने कार्य करके शीर्षस्थ पद पर, हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी इसका उदाहरण है। और रही बात, सभी पार्टियों को अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। अभी विगत 24 घंटे पहले ही हमारे मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा दिया, और आज जो अपना दैनिक कार्य है पूजा पाठ करने के बाद वो नामांकन कर रहे हैं। निसंदेह 10 तारीख को हम अपने किए गए कार्य के द्वारा, जैसे 2017-2019 में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने हमें हमारे उन्नतशील कार्यों के लिए आशीर्वाद प्रदान किया, उसी तरह हम 10 मार्च को फिर विजय होकर पुनः योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं उपाध्याय साहब, देशबंधु दीक्षित जी। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम सत्ता में आएंगे, लेकिन बात अगर सत्ता में आने की करें तो विभिन्न मुद्दों को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसका जिक्र करते हुए एक बार फिर से ये बात जो है बहुत दुखद है, क्योंकि जो हाथरस में कांड हुआ था, अभी हाल ही में खबर सामने आई है कि वैसा ही एक जो हिंसा है वो बुलंदशहर में भी देखने को मिली है। याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले की ये घटना है जहां पर एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, नाबालिग के साथ, और उसके बाद उसी के परिवार वालों को फोर्स किया गया उसे देर रात उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। कानून व्यवस्था पर सवाल ये फिर से उठाते हैं। देखिए, यही एक एग्रीमेंट बीजेपी का था कि भी हम लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे थे सभी, चाहे माननीय गृह मंत्री हों, चाहे माननीय
रक्षा मंत्री हों, चाहे नड्डा जी हों, देखिए इस दौरान भी उसकी पोल खुल रही है कि कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। बुलंदशहर अगर प्रियंका गांधी का कार्यक्रम नहीं बनता तो ये केस भी सुर्खियों में नहीं आता या मीडिया में नहीं आता। दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल ही एक और घटना हुई है, असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोलियां चली। एक तरफ हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, कानून व्यवस्था, और दूसरी तरफ चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बुलंदशहर की अभी जो घटना हुई है, या इससे पहले किसानों की हत्या हो, ये आपने देखा कि किस तरीके से किसानों को रौंदा गया। ये अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के संकेत नहीं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर भी लगता है। देखिए विकास की बात करते हैं, अगर मान लीजिए विकास होता है तो वो सब चढ़कर बोलता है। लॉ एंड ऑर्डर कहने की जरूरत नहीं है, वो जमीन पर दिखता है कि कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। रही बात पार्टियों की, तो पार्टियां अपने तरीके से नैरेटिव सेट करती हैं। देशबंधु जी कह रहे हैं, वो तो यही कहेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा है, और हमारे नगेंद्र सिंह जी कहेंगे कि सब कुछ अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। तो देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करेगी, लेकिन जनता है, जनता सब चीजों को समझती है, और जनता राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करती है कि जनता के मुद्दों पर इलेक्शन हो, वो ज्यादा अच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, उसकी बात भी होनी चाहिए। लेकिन कामोबेश इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो जनता के मुद्दे हैं वो गायब हैं। कोई भी जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। एक दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग और एक दूसरे के प्रति एक अलग तरह का माहौल जो बनाने की कोशिश है, उसमें जो आम आदमी के मुद्दे हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर जो बात होनी चाहिए तो वो बात नहीं हो पा रही, जो कि जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए एक चिंतनीय विषय है। हम सबको चिंता करके इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि क्या रोड मैप होगा। मानवीय शिक्षा की बात करें, स्कूल टूटे हुए पड़े हैं, जर्जर हालत में है उत्तर प्रदेश में, और कहीं टीचर हैं तो कहीं टीचर भी नहीं है, कहीं टॉयलेट की व्यवस्था है तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं। एक तरफ हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ स्कूलों की हालत, ये शिक्षा का जो ढांचा है वो चरमराया हुआ है। किस तरीके से इसको दुरुस्त किया जाएगा? आम आदमी का, गरीब आदमी का बच्चा जहाँ पढ़ता है, जहाँ उसका जीवन स्तर उठने का एक सपना होता है, वो सपना किस तरह साकार होगा ये कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं देशबंधु जी से। देशबंधु जी, सवाल पूछे हैं उपाध्याय साहब ने, वो जवाब जानना चाह रहे हैं कि आखिर विकास कैसे होगा। कई बड़े सवाल हैं और ये सवाल लाजमी भी है। देखिए उपाध्याय जी ने जो अपनी बात कही तर्क के साथ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा मुस्कान जी, मैं इनके शब्दों का उपयोग दूंगा। देखिए उपाध्याय जी, आप ये मानते हैं, आपने सबसे पहला प्रश्न उठाया कानून और व्यवस्था का। 2012 से 17 तक बसपा की सरकार रही, जिसमें 364, आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा, मेरे संख्या में हो सकता थोड़ा टीवी बंद कर देंगे। 364 से 400, 364 दंगे हुए, बड़े दंगे। उसके बाद 2012 से 17 तक समाजवादी की सरकार रही, जिसमें 704 बड़े दंगे हुए, टोटल 1064 दंगे हुए। आप यह बताइए 2017 से 22 तक आप एक भी महत्वपूर्ण दंगा बता दीजिए। जहां तक कानून व्यवस्था की बात की, 14 साल में प्रदेश की हालत जर्जर कर दी थी इन्होंने। आप बताइए, हमारे ही विपक्षी देश का प्रधानमंत्री कहता था केंद्र सरकार से 1 रुपया आता था और उसमें नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचता था। मैं उपाध्याय जी से पूछूंगा, यह कौन सा तार्किक गणना थी कि 1 रुपए केंद्र सरकार से चलता था और 15 पैसे यहां तक आता था? अर्थ की सरकार, अनर्थ की सरकार में ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री था जो इस गणित को समझा सके? आज 5 साल की हमारी डबल इंजन की सरकार हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बंद चीनी मिलों की बात हो,
चाहे कन्या सुरक्षा की बात हो, चाहे कन्या शिक्षा की बात हो, चाहे स्क्वाड द्वारा जो है मंचलों की बात हो, चाहे स्कूलों की हालत सुधारने की बात हो, हर क्षेत्र में हमने कार्य किया। और 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है, और आपके कार्य 2017 जमीन पर और दिखने भी लगे हैं 2019 में देशबंधु जी। आपके जनता कार्य जमीन जनार्दन पर ने दिखने हमें भी लगे हैं, आशीर्वाद कैसे किसानों देकर को कुचला जा रहा है, उन कैसे बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये जो आप तमाम बातें गिनवा रहे हैं, ये कार्य शायद यही कार्य है जो जमीन पर दिख रहे हैं। नगेंद्र जी जी, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, 4 बातें इन्होंने कही है। किसान की बात कही है, गन्ने की बात कही है, कन्या की बात कही है, स्कूल की बात कही है। तो खास तौर से इन चारों मुद्दों पर, चारों बिंदुओं पर इस सिलसिले वार में अपनी बात कहना चाहूंगा। जो बड़ा वर्ग खेती करता है देश में और उत्तर प्रदेश में भी, तो बड़ा हिस्सा जब देश में किसान बिलों को लेकर, कृषि बिलों को लेकर जो आंदोलन हो रहा था, तो उत्तर प्रदेश उसमें बड़ी भागीदारी कर रहा था। तो अगर किसान को ये लोग संतुष्ट करते और किसान के लिए जो उन्होंने कहा था वो किया होता, तो मैं समझता हूँ किसान आंदोलित ना होता और इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी ना कर रहा होता। और उसी का परिणाम है, किसान की बड़े भागीदारी का ही कारण है कि ये लोग जो जिद किए हुए थे उस जिद से वापिस आए और जनता किसान के दबाव में जो किसान विरोधी कृषि कानून थे इन्हें वापस लेना पड़ा। तो जब ये सही थे तो ये बैक फुट पे क्यों आए? तो ये नुकसान इनको हो चुका है। दूसरा, विधान की बात की, जो प्रथम और द्वितीय चरण चीनी गन्ने की बैठ से आता है, वहाँ ये लोग ये तो कहते हैं कि हमने इतना भुगतान किया, लेकिन कभी भी ये बताने की जरूरत महसूस नहीं करते कि कितना भुगतान बकाया है। निजी मिलों का, जो ज्यादा संख्या में निजी मिले हैं, उनका तकरीबन गत वर्ष का भी, अभी पिछले पेराई सत्र का भी गन्ना भुगतान किसान का बकाया है। और जिस बैच में गन्ना होता है वो नकदी की फसल है और सघन फसल हो जाती है। वहाँ का किसान जो है वो गन्ने पर ही निर्भर है, उसकी जीविका का उसके सामने संकट खड़ा हुआ है। जो बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा या कन्या सुरक्षा की बात की, तो तमाम जो है बड़ी बड़ी मतलब दुष्कर्म की घटनाएं हुई है, हाथरस हो, बुलंदशहर हो, उन्नाव हो, एक लंबी फहरिस्त है। तो मूल रूप से पीड़ा ये होती है, घटित घटना जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो प्रशासनिक मशीनरी है, उन्होंने पीड़ित पक्ष के परिवारजनों को भी प्रताड़ित करने का काम किया है। तो इससे एक बहुत गुस्सा और एक रुदन आम जनमानस के जहन में उभरती है। अब स्कूलों की बात कर रहे हैं, खासतौर से वैश्विक महामारी के दौरान, वैश्विक महामारी जो रही है पिछले 2 साल में, उसमें लगभग विद्यालय बंद थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या व्हाट्सएप या इनको चुनाव से पहले ध्यान आया कि जो अखिलेश यादव जी 2012 से 17 में 18 लाख लैपटॉप बांट रहे थे, उस योजना को बंद कर इन्होंने गलती की। तो जहां जरूरत थी आम जन की और खास तौर से गरीब व्यक्ति, क्योंकि जो ऑनलाइन का जो सेटअप है वो आम और मजदूर, खास तौर से मजदूर गरीब वर्ग की पहुंच से दूर हो गया, तो वो स्थितियां भी बदतर रही है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कॉमन मैन को, गरीब व्यक्ति को, जहाँ ये शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, गरीब के बच्चों को उपलब्ध नहीं कराए हैं और 2 साल से बस एक औपचारिकता शिक्षा को लेकर निभाई जा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं। और एक मुद्दा और है महंगाई का। मैं लौटूंगी नगेंद्र जी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देशबंधु जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने जितने भी मुद्दे गिनवाए उस पर एक बार फिर से सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़े कर दिए हैं और शिक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए।
पहले तो इनको मैं जानकारी को बता दूं, जिन इन्होंने उठाए मुद्दे, सबसे पहला इनका मुद्दा इन्होंने किसानों की बात। किसानों के हित का मेरा सबसे पहला, हमारी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट बैठक में, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मुस्कान जी आप पत्रकार बंधु की डाटा निकाल दें, 36 लाख किसानों का 86,000 करोड़ का मुख्यमंत्री का पहला बैठक, कैबिनेट बैठक की पहला फैसला था। दूसरे, इनकी सरकार 2004 से 14 तक केंद्र में भी ये शामिल है। बुआ बबुआ का साथ जो था उसका क्या हश्र हुआ, उसकी परिणति ये खुद जानते हैं कि बुआ बबुआ ने जो इनके कार्यकाल में सारी की सारी चीनी मिलें बंद हो गई थी या औने पौने दामों पर बेच दी गई थी। वह सारी चीनी मिलों का एक एक करके हमने पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार कराया और लगभग आज सभी चीनी मिलों के भुगतान प्रॉपर हो रहा है। और दीक्षित साहब, आपने किसानों के लिए तमाम काम किए। दीक्षित साहब, किसानों के लिए आपने तमाम काम किए, इसके बाद इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये अधिकार मिल गया कि आप किसानों को कुचल दें। 14 करोड़ लैपटॉप में केवल 12 लाख बचे। वो घोटाले में सारे लैपटॉप कहाँ गए, इसका कोई वो नहीं। इत्र की खुशबू से आप देख रही है कितना महक रहा है प्रदेश, इसका बखान मैं करूंगा तो अतिशयोक्ति होगी। आप इनके काले कारनामों की देखते जाइए, जनता जनार्दन सब जानती है और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। बस समय का इंतजार करिए, देर है पर अदेर नहीं। ठीक है उपाध्याय साहब, देशबंधु साहब की बातें आपने सुनी, तमाम बातें उन्होंने कर दी, अपने हक की बातें कर दी, सारी बातें अपने हक की कर दी, जो किया वो गिनवा दिया। 2 बार सवाल पूछा गया उनसे, किसानों को कुचला गया, बेटियों की सुरक्षा, उस पर कोई जवाब नहीं। मुस्कान जी, जो आपने कहा ना किसानों को कुचला गया, तो आज वो जेल में है, जिसने कुचला आज वो जेल में है, विवेचना चल रही है। इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बार बार कहते हैं किसान को कुचला, किसान को कुचला। अरे वो आज जिसने किसान को कुचला आज वो जेल में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में विवेचना है। वो जेल में किस तरीके से गए हैं ये भी देश की जनता को पता है, और अब उनके साथ जेल में क्या व्यवहार हो रहा है ये भी देश की जनता को पता है। ठीक है, नगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। 3 गुना महिलाएं भर्ती हुई है। आज नारी सुरक्षा के नाम पे हमने कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में तो जब पूरा विपक्ष, पूरा किसान नेता सड़क पर आ गया और लखीमपुर खीरी की तरफ कूच कर गया, जब जाके तो FIR दर्ज हुई। उसके बाद जो जांच समिति गठित की गई वो किस प्रकार से कार्य कर रही थी, उसमें इंटरव्यू भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। और जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं जो अपराध आपके संरक्षण में, आपके नेताओं के संरक्षण में घटित हुए हैं, वहाँ न्यायपालिका ने आपकी सरकार के दौरान जो जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। करोड़ों दूसरी बात, अभी के लोग कहते हैं कि हम कंपनसेट करते हैं जो नुकसान करता है सरकारी संपत्ति को, और उसके बदले हमसे जो मुआवजा क्या है, गलतियां हो जाती हैं तो हमने मुआवजा है, हमने अपराधी से उसको वसूल पाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा 1992 में 7 देशों पर असंख्य गोलियां चलाई, क्या उसके लिए आप मांगेंगे? श्री राम के अस्तित्व को आप नकारते हैं, भाजपा की वैक्सीन को आप वैक्सीन बनवाते हैं। आप बताइए, त्रासदी में हमने लोगों के जीवन को भी बचाया और जीवन की रक्षा भी की और उन्नति के पथ पर आज भारत की GDP अमेरिका और चाइना के बाद 9 पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अर्थव्यवस्था है। आप हमारे कार्यों को कहाँ जाएंगे? घमंड के कारण जनार्दन ने आपको जवाब दिया, 2017 में दिया, 19 को भी दिया और 10 मार्च का इंतजार करिए, 2022 से जवाब मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और समय आने पर जब परिणाम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कार्य क्या है। हम जब बात गणना की करते हैं, हम जब बात MSP करते हैं, तब आप बात किसान की करते हैं, तब आप हिन्ना की बात करते हैं, तब आप पाकिस्तान करते हैं। ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, उसकी गंदी राजनीति बंद करिए।
हम विकास की बात करते हैं, विकास में हमने हमारी सारी योजनाएं जनता से, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लोगों को घर देने का हो, चाहे लोगों को हर घर से योजना देने का है, 80 करोड़ लोगों के लिए इस आपातकाल में भोजन की व्यवस्था की, हमारे रोजगार के कार्य 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। उपाध्याय साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। उससे पहले देशबंधु साहब, आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी। विकास की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने विकास किया, हमने ये किया, हमने वो किया। वो तस्वीरें भी आपको याद होगी, अभी जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री ने किया, उस समय भी किस तरह काम उसका अधूरा पड़ा है, उसके बावजूद सड़कें उखड़ी हुई है, उसके बावजूद उसका उद्घाटन हुआ। और वो जो मामला था वो तो सबको याद होगा, जब आप ही के एक विधायक जो थे, महिला विधायक थी, वो जब, मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूँ क्योंकि ये बात जिक्र करने वाली है, महिला विधायक है आपकी, वो सड़क का उद्घाटन करने जाती हैं और उद्घाटन के लिए जब नारियल तोड़ा जाता है तो नारियल नहीं टूटता लेकिन आपकी सड़क टूट जाती है। ये बताता है आपके विकास को। उपाध्याय साहब, देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं, अपने अपने वादे करती हैं। किसान की बात सब करते हैं मुस्कान, और आज नहीं, आजादी के इतने सालों से किसान की बात हो रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान का भला किया है, उद्धार किया है, फिर भी किसान का उद्धार नहीं हुआ। मुझे लगता है किसान सिर्फ इलेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट बनकर रह गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी इसे वोट की तरह, वोट बैंक की तरह प्रयोग तो करती है, लेकिन उसके भलाई के लिए आजादी के इतने सालों में सभी पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में रही हैं। ये नहीं है कोई एक ही पार्टी का शासन रहा, लेकिन किसान के हालात नहीं बदले। किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है, कल भी कर्जदार था, आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। विडंबना इस बात की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेती कि हाँ, हमारी कमी की वजह से किसान के बदतर हालात हुए हैं। मिला क्या किसान को आंदोलन के बाद? किसान, देखिए, कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है। बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बनने चाहिए, बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए, जिससे किसान का उत्पाद बेकार न जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए, इंडस्ट्री में पूंजी निवेश हुआ, इंडस्ट्री आगे बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा। इसी तरीके से कृषि में पूंजी निवेश होगा, तभी कृषि के हालात बदलेंगे। सिर्फ नारों से हालात बदलने वाले नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं, किसान की हमदर्द दिखती हैं, और जैसे ही सत्ता में आती हैं, वैसे किसान हाशिए पर चला जाता है और किसान के हित हाशिए पर चले जाते हैं और किसान आतंकवादी हो जाता है। ये जो विडंबना है, इस विडंबना के कारण किसान आज परेशान। शिक्षा की बात हो रही थी, मुस्कान, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश आया था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। हालात बदल जाते अगर उस पर अमल किया गया होता, लेकिन राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियों ने उस पर अमल नहीं किया। जब एक डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, तो मैं समझता हूँ उस सरकारी स्कूल के हालात बदल जाएंगे। न वहाँ वाईफाई की चिंता रहेगी और न इंस्ट्रूमेंट की चिंता रहेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। न्यायालय ने कहा और उसके बाद सरकारों ने नहीं किया, उसके लिए कौन उत्तरदायी? कोई तो उत्तरदायी है उसका, कोई जवाबदेही किसी की है? नहीं है। मैं कहता हूँ जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन शिक्षा के हालात सुधरेंगे और सरकारी अस्पताल के हालात भी सुधरेंगे। ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि है या सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और उनका इलाज भी सरकारी अस्पताल में ही हो। दूसरा कोई उन्हें भत्ता इस तरह का न मिले कि वो अलग जाके और प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मोटी रकम खर्च करके इलाज करा लें, या अपने बच्चों को मोटी रकम देके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लें और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, जहाँ न टॉयलेट है, न पानी है, न बिजली है, कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
हालात जर्जर हैं, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, कब गिरेगी कुछ नहीं पता। वही सरकारी अस्पतालों के हालात है, क्योंकि वहाँ गरीब आदमी जाता है, वहाँ किसान जाता है, वहाँ मजदूर जाता है। ठीक है, ये सवाल वाजिब है और दीक्षित साहब इसका जवाब आप जरूर दें कि आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे उसके बावजूद भी क्यों आपकी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया? अगर अमल किया होता इस पर तो शायद आज शिक्षा का जो विकास है, शिक्षा का जो स्तर है, उसका हवाला आपको नहीं देना पड़ता, वो चीजें एक मॉडल के रूप में पेश होती। हमारे शर्मा साहब ने जो इससे पहले 14 साल का जो हमारा वनवास झेला हमारे प्रदेश, और ये सपा और बसपा की हमारी विपक्षी पार्टियों ने किस जर्जर हालत में प्रदेश को किया, शर्मा जी इस बात से वाकिफ होंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हमारा प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया। जिस जर्जर हालातों में इन लोगों ने अस्पतालों की व्यवस्था, आज उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में आपने देखा, इस त्रासदी में भी जहाँ विश्व की अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सुविधा वाले देश की धराशायी भी हो सके, वहाँ हमारे डबल इंजन की सरकार, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री की जीवटता का प्रमाण था कि हम भारतवर्ष के 137 करोड़ को इस त्रासदी से भी बचा सके। और आपने देखा उस त्रासदी की व्यवस्था में हमने अस्पतालों की हालत सुधारी। आज कोरोना का स्तर देखिए, आपको भी पता होगा, लगभग 80% से ज्यादा लोगों को डबल डोज लग चुकी है, वह भी एक हमारा है। हमने किसी चीज की विडंबना यही है कि हालात नगेंद्र जी भी सुधारते रहे, नहीं हालात नगेंद्र जी कह रहे हैं हम भी सुधारते रहे, देशबंधु जी आप भी सुधारते रहे। अरे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में क्यों नहीं है? अरे शर्मा जी मानसिकता बताइए, जब जिन्ना और पाकिस्तान की मानसिकता से आप बदलेंगे, आपके पास दो उपाय है, या तो हर समस्या का समाधान ढूंढिए या हर समस्या में समाधान पैदा करिए। अब समस्या का समाधान है या समाधान ही समस्या है, ये दोनों शब्द है, लेकिन जैसी सृष्टि होती है वैसी ही दृष्टि होती है। हमने सभी क्षेत्रों में प्रयास किए। आज कानून व्यवस्था में आप बता दीजिए शर्मा जी, इस 5 साल में भ्रष्टाचार और कानून के नाम पर एक भी कोई दंगा हो। आज महिलाएं जब इनके सपा बसपा बउआ बबुआ का क्या हश्र हुआ, या आपने भी शर्मा जी देख लिया, फिर बीजेपी युवाओं का भी साथ फिर हुआ। बीजेपी कहती है देशबंधु साहब, फिर बीजेपी के ये हवाले आते हैं कि हम धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। कम से कम यहाँ बैठकर तो आप ये जिन्ना की बातें ना करें, यहाँ बैठकर आप धर्म की बातें ना करें। मुस्कान जी, मैंने जिन्ना और धर्म की बात नहीं की, जिन्ना और हम तो गन्ने की बात करते हैं। आप बताइए, इनके सपा कैसे कोई प्रधानमंत्री, देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री कहता है कि 1 रुपए आता है और 15 पैसे, शर्मा जी बताएंगे वो पैसा कहाँ जाता था? तब तो ये लोग हाथ बना रहे थे, नहीं तब तो अब विकास की पैसा कहाँ चला जाता था? चलिए आप सुन भी लीजिए देशबंधु जी, आपने सारे सवाल कर लिए, जरा सुनने की क्षमता भी रख ले। लूटने का काम किया, जब आप भ्रष्टाचार सुनने की क्षमता नहीं है उपाध्याय साहब, सुनने की क्षमता नहीं है। घोटाले आप देखेंगे, गायत्री प्रजापति का विकास आप देखेंगे शर्मा जी, आजम खां का विकास आप देखेंगे, तब आप विकास की बात करेंगे। हमने तो इनके प्रदेश को आज इस स्थिति में ला दिया कि आज कोई भी, आप बताइए, 2000 करोड़ से ज्यादा विकास तो बीजेपी में कुलदीप सेंगर जैसों का भी हुआ है। दीक्षित साहब, विकास बीजेपी में कुलदीप सेंगर जैसे लोगों का भी हुआ है। और इसकी एक बानगी ये देख लीजिए कि उत्तराखंड में भी एक रेप के आरोपी को एक बार फिर से टिकट दिया गया। विकास ऐसे लोगों का भी बीजेपी में हो रहा है। मैं उपाध्याय साहब आपसे लौटूंगी, आप अपनी बात बताना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी, उससे पहले नगेंद्र जी की मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी हेलो जी, सपा पर आरोप लगाए हैं देशबंधु साहब ने। मुझे मैं ये कह रहा हूँ, उपाध्याय जी को बोलना है या मुझे बोलना है? जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जी हाँ, जो विकास की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथी, तो विकास की बात को आपके प्रेसिडेंट देशबंधु से क्यों नहीं कह रहे हैं? फिर आप वही बात कह रही हैं। अगर मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है
कि 2017 के चुनाव से पहले के बयान भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के और फिलहाल जो चुनाव चल रहा है वो बयान, तो दोनों बयान एक से ही है। तो फिर आपका मकसद वही है, आप लोग क्योंकि कुछ कर नहीं पाए जो कहा था, तो आप ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे आप विपक्ष में हो। अब हम विपक्ष में हैं। नागेंद्र जी, अगर हमने किया ना होता, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता हमें आशीर्वाद देकर फिर न बैठाती। 2017 में आपने जो साथ दिया हुआ था, 2019 में भी आपने दो राज्यपालों का जो साथ दिया और जो आप आंकड़ा दे रहे हैं इन संस्थाओं के आंकड़े हैं, कार्यों के द्वारा आपके भ्रष्टाचारों पे मोहर लग गई है। और कौन सा स्थान था? आप यह बताइए, आपको 2017 में उसका जवाब मिल चुका है। आपका जो विकास है उसका जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार है, उसका जवाब दे चुकी है। आप केवल प्रतिष्ठा करिए और 10 मार्च को परिणाम आने दीजिए। हमारे विकास कार्यों पर जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। जब आप बोलते हो तो मैं ध्यान से सुनता हूँ। आपके जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं, 2 राजकुमारों का साथ, बुआ बबुआ का साथ, भ्रष्टाचार के आतंक में जो गले से हुआ है, जब जनता जनार्दन समझती है, उत्तर प्रदेश जनता आपके झांसे में नहीं आई। ये हो ही तो नहीं पाता है, यही तो नहीं हो पाता है। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता हो या किसी भी पार्टी का, जब उन्हें अपनी बात रखनी होती है बहुत शांति से रखता है, लेकिन दूसरे को नहीं बोलने देंगे। जरा आपने सवाल कर लिए है देशबंधु साहब, तो जवाब की भी आप उपेक्षा होगी आपको, तो जरा सुन लीजिए उनका जवाब भी, इतनी भी आप क्षमता रखे सुनने की। देशबंधु जी को धैर्य रखना चाहिए। सरकारें जा रही हैं, आ रही हैं, ये जनता का निर्णय होगा। इतने ऐसेज मत हुई। विपक्ष की बात, लोकतंत्र में जो विपक्ष की खूबसूरती होती है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और ये मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के शासन, चाहे वो देश का शासन हो या प्रदेश का शासन हो, उन्होंने हमारे इस लोकतंत्र में जो एक सर्वदलीय मीटिंग का, सर्वदलीय विचार का एक कॉन्सेप्ट होता था, उसको बहुत पीछे पहुंचा दिया है। और आप किसी भी जो ऐसा मुद्दा, चाहे वो त्रासदी का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर सदनों से पहले की जो मीटिंग होती है, या बड़े मुद्दों को लेकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वदलीय बैठक की पहल नहीं की गई है। तो इस देश के लोकतंत्र को अधिनायकवाद के सिस्टम पर लेके मत जाओ। यहाँ जितनी सुंदरता लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के लोगों की होती है, उतनी विपक्ष के लोगों की भी होती है। और सत्तासीन लोगों को सदैव विपक्ष की आलोचनाओं को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और गौर करनी चाहिए, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। आप लोगों ने इस मुल्क की राजनीति को सिर्फ 2 हिस्सों में बांट दिया है, अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद। इसके आने वाले समय में बड़े दुष्परिणाम होने की संभावना बनी हुई है। वो समावेशी सोच होनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, सभी सार्वजनिक जीवन की बड़ी शख्सियतों को, उनको बांट कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था और धार्मिक एकता में एतबार करते हैं। जिस तरह की टीका टिप्पणियां, ठीक है, आप लोग ध्रुवीकरण बनाकर सत्ता भोग रहे हो, लेकिन हम अपने उसी एजेंडे पर, समावेशी सोच पर और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर अडिग होकर खड़े हैं। और हम जनता से अपील करेंगे इस चैनल के माध्यम से भी और दूसरे माध्यमों से भी कि हमें सबको भाईचारे की भावना से राजनीति करनी चाहिए और राजनीति में मुद्दों का महत्व होना चाहिए। भावुक या उत्तेजित बातों का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक दायित्व बनता है इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि वो लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाए और विरोध को सहन करना सीखे, उसको कुचलने का प्रयास ना करें। आप लोगों का जो बात आप लोग करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, तो जिस विचार से आप लोग आते हैं, जो पाकिस्तान का निर्माण करने वाली मुस्लिम लीग काम कर रही थी, वो आप
जिस विचार से कोशिश है आप भी उसी काम को कर रहे थे। ठीक है नगेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। उपाध्याय साहब, अब आप जी। जो देशबंधु साहब को बताना चाह रहे थे, जो वो बार बार ये बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहते हैं कि 1 रुपया आता है 15 पैसे जाते हैं, इस पर वो आपसे सवाल जवाब चाहते हैं। मैं यही कह रहा था देशबंधु जी, ये करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? जो इलेक्शन में एक कैंडिडेट की अगर 2 करोड़ की लिमिट है, वो 20 करोड़ खर्च कर रहा है, वो कहाँ से लेके आता है? क्या पैतृक संपत्ति को नेता बेचता है कोई? क्या पैतृक संपत्ति किसी नेता की घटी है? संपत्ति बढ़ती चली जाती है, वो पैसा कहाँ से आता है? वो 1 रुपए में से जो 85 पैसे होते हैं ना, उसी में से आता है। जो ईमानदारी की बात करते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आती? आप भी बोलिए, अच्छा लगेगा मुझे, पारदर्शिता मुझे दिखेगी कि वाकई में सुस्ता आ गई है राजनीति में। एक तरफ हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, राजनीति में सुस्ता की बात करते हैं, आरटीआई के दायरे में मुस्कान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आना चाहती। करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए कहाँ से आते हैं? क्या नेता लोग अपनी पैतृक संपत्ति बेचते हैं? पैतृक संपत्ति बेचकर इलेक्शन लड़ते हैं? नहीं, भ्रष्टाचार के पैसे से लड़ते हैं। पैसा भ्रष्टाचार के थ्रू ही आता है। करोड़ों के टारगेट फिक्स किए जाते हैं। महाराष्ट्र में कहा गया एक मिनिस्टर ने इतने करोड़ लेके आने, इतने तो बाहर से आ जाते हैं। कानून व्यवस्था की बात हो रही थी, मथुरा में रामवृक्ष यादव का शायद नगेंद्र जी को याद होगा, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था थी। तो कसनी और करनी का फर्क। हम शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल नहीं सुधारेंगे, कल भी स्कूल उसी हालत में थे, आज भी स्कूल उसी हालत में है, और सब कहते हैं कि मैंने ये दे दिया, मैं ये दे दूंगा। आज भी फ्री का फंडा सब चला रहे हैं। अरे उसको रोजगार दे दो ना, मेरे पास रोजगार होगा, हर महीने मुझे पगार मिलेगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा, अपना इलाज करा लूंगा। रोजगार आप देंगे नहीं, उसको 1 किलो तेल, 2 किलो राशन, किसी को लैपटॉप दे देंगे, किसी को मोबाइल दे देंगे, कोई कलर टीवी दे रहा है। अजीब माहौल है। ऐसा लगता है जैसे कोई नेता अपनी जेब से निकाल कर दान कर रहा है। ये भूल जाते हैं, ये सिर्फ इस जेब से निकाल के इस जेब में पैसा रख रहे हैं। वो टैक्स पेयर का पैसा है, किसी नेता की जायदाद बेचकर आया हुआ पैसा नहीं है। जो जिसको चाहे वैसे खर्च करेगा, जिसको चाहे वैसे दान देगा। अपना पैसा आप दान दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का पैसा है, वो कल्याण के लिए है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए है, वो उस पर खर्च होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। कामोवेश सभी किसान, कृषि, रोजगार सब बात करते हैं। हाथरस की बात होगी, बुलंदशहर की बात होगी, जिन्ना की बात होगी, शमशान की बात होगी, लेकिन उस गरीब की बात कोई नहीं करता, और उस गरीब को कोई टिकट भी नहीं देता मुस्कान। ये अजीब विडंबना है। मुझे कई बार हमारे देशबंधु जी बैठे हैं, नगेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप कहते हैं उसे 1 किलो राशन, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी देके वोट मांगते हैं, क्या उसको टिकट देते हैं? उसको सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं देते? क्या उसके अंदर दिमाग नहीं है? सब अरबपति, करोड़पति, जितने भी दागी बागी अपराधी, सारा दिमाग इन्हीं के पास आ गया है क्या? सारी प्रतिभा इन्हीं के पास है क्या? उस गरीब आदमी के पास कोई प्रतिभा नहीं है कि सत्ता में भागीदारी। बिल्कुल ठीक है देशबंधु साहब, आपको जवाब मिल गया होगा आपका, और अब उपाध्याय साहब के सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं, उपाध्याय साहब, आपने जो बात, आप सूची निकाल के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के पहला व्यक्ति से लेकर आखिरी व्यक्ति तक, दागी और आरोपित, उनको कहीं से प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले। अब रही बात, आप बताइए 8 साल 55 वर्ष लगभग, अब मैं अपनी अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार जोड़ लेता हूँ, उसके अलावा 55 वर्ष तक इनकी सरकार हो। भारत कहाँ पे, भारत पे जो है, भारत के विकास में हमने कहाँ कमी रखी? कोई ऐसा मामला हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, ये वही विपक्ष है जो हमेशा। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा था देशबंधु जी, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा था देशबंधु जी, आपने उसे जलेबी की तरह घुमा दिया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने टिकट दिए हैं आपने? पहली बात,
शर्मा जी, आपने जो कहा मैं आपको बता दूं, 5,17,00,000 लोगों को हमने जो है हर घर नल योजना से जोड़ा। और आपको बता दूं, मैं टिकट की बात कर रहा हूं सर, नहीं है टिकट की उपाध्याय बात साहब, कर रहा हूं। जवाब होता अगर इस सवाल का तो वो पहले ही दे चुके होते। EWS गरीब तबके को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे आप लाल पीला राशन कार्ड देते हैं, उनमें से कितनों को टिकट दिए हैं? आप यह बताइए, जो झुग्गी झोपड़ी थी 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास में हमने घर दिए और 82 लाखों लोगों का घर। टिकट कितनों को दी? टिकट इलेक्शन कितने लोगों को लड़वा रहे हैं उनमें से? एसएस कैटेगरी के शर्मा जी वो सब टिकट दी? आप यह बताइए, झुग्गी वाले को, आप रोजगार की बात, कितने झुग्गी वालों को टिकट दी? शर्मा जी आप बताइए, आप एक कितने झुग्गी वालों को इलेक्शन लड़वा रहे हैं? आप जानते हैं डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। जब कहीं निवेश आता है तो रोजगार अपने आप होता है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के द्वारा हमने देशबंधु साहब, 97 लाख देशबंधु साहब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी बात दीक्षित जी, 10 लाख स्वयं सहायता में ठीक है, मान लिया, आपकी सारी बातें मान ली, ठीक है, रोजगार दिया। ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली। अब सुनिए जरा, सवाल सुनिए। शायद आपको आपने उपाध्याय किसी साहब की झुग्गी- आवाज क्लियर नहीं हो पाएगी, मैं आपको बता देती हूँ। वो आपसे सीधा सीधा इतना सा सवाल पूछ रहे हैं कि EWS को टिकट कितने दिए आपने, क्यों नहीं देते उनको टिकट? सिर्फ ये सीधा सवाल है, इसका जवाब चाहिए आपसे। अब आवाज नहीं मिलेगी शायद। आवाज मिल पा रही है देशबंधु जी? हेलो, आवाज आपकी नहीं आ रही है। अब आवाज आएगी भी नहीं, ऐसे सवालों में आवाज अक्सर आती भी नहीं है। नागेंद्र जी, टिकट दिया? यही प्रश्न मेरा नगेंद्र जी से ही है। जी नगेंद्र जी मुझे बता दें, किसी झुग्गी वाले को, गरीब आदमी को टिकट दिया है? मैं बिल्कुल उपाध्याय जी के विचार से सहमति जताता हूँ और बड़ा ही तार्किक, व्यवहारिक और दूरदर्शी प्रश्न उपाध्याय जी ने इस मंच पे उठाया है और मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही साथ बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। अगर सांकेतिक रूप से ही कहा जाए तो पिछली सरकार में हमारी ऐसे भी मंत्री थे जो झोपड़ी में रह रहे थे, एक बात। लेकिन मैं फिर भी अपने को भी पाक साफ नहीं कह रहा हूँ, इस मंच से सच्चाई से स्वीकार कर रहा हूँ कि इसके लिए बड़े चुनाव सुधारों की आवश्यकता है, एक जन जागरण की आवश्यकता है। क्योंकि खास तौर से ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा किसी भी माध्यम से धन अर्जन कर लेते हैं, राजनीति में उनका आसानी से प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम राजनीति बिल्कुल सच्चाई से स्वीकार करना चाहिए। और मैं एक मतदाता होने के नाते और एक कार्यकर्ता होने के नाते जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस विचार को बड़ी निष्पक्षता, स्पष्टता से रखूंगा। क्योंकि और मेरा ऐसा विचार है, हो सकता है 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव बीत जाए, लेकिन जो आज बात उपाध्याय जी ने कही है, लोग सोचेंगे और लोग ये देखेंगे कि अमुक व्यक्ति जब विधायक या मंत्री बना, उसकी संपत्ति इतनी थी और 5 साल बाद कितनी थी, तो लोग विचार करेंगे। और हम सब लोगों को विभिन्न मंचों पर इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए उपाध्याय जी धन्यवाद की पात्र हैं। मैं बिल्कुल साफ गोई से इस बात को स्वीकार करता हूँ और व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थन भी करता हूँ। ठीक है, उपाध्याय साहब। देखिए, मैं बिल्कुल अच्छा लगा नगेंद्र जी उठाएंगे, मैं तो एक लंबे समय से इस बात को उठा रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए, अपराधी पॉलिटिकल पार्टियों को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे एक राजनीतिक दल से किसी से नहीं बंधा हुआ मुस्कान, हर पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को ढूंढती है, पैसे वालों को ढूंढती है। और विडंबना है इस देश की कि गरीब की बात सब करते हैं, गरीबी का मखौल उड़ाया जाता है, गरीब को सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती। ये चिंतनीय प्रश्न है। देखिए, आप उसको कह रहे हैं झुग्गी की जगह मकान दे दिया, झुग्गी वाले को टिकट नहीं देंगे, ये विडंबना है।
और न पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता हैं चीफ नेता तो वो नहीं मानता इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है। इलेक्शन रिफॉर्म कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टियां पहल करें तो सब कुछ संभव है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक उंगली आप दूसरे की तरफ खाते हैं, 2 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। और अभी तो लोकतंत्र का पर्व है, इलेक्शन चल रहा है, तो थोड़ी बहुत चर्चाएं भी हो रही हैं, बात भी हो रही है, चाहे भ्रष्टाचार है या किसान है या रोजगार है या गरीब है। इसके बाद ये सब गायब हो जाएगा। और जो पूंजीपति हैं, देखिए है क्या, लोकतंत्र को गिरवी रख दिया गया। चंद पैसे वाले लोग हैं। कोरोना काल में भी मुस्कान इनकी पूंजी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी थी, लोगों की आमदनी घट रही थी, वहाँ पूंजी कुछ चंद लोगों की उस स्पीड से भी बढ़ रही थी। ये भी इस देश की विडंबना है। मैं कोई पूंजीवाद विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक जब तक उसकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुंचेंगी, उसका उत्थान नहीं होगा, गांव का उत्थान नहीं होगा, गरीब का उत्थान नहीं होगा, तब तक ये विकास बेमानी हो जाएगा। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितना भी दम भरे, कितना भी अपने आप को पास साफ दिखाए, भ्रष्टाचार का और राजनीति का सीधा सीधा संबंध है। ये करोड़ों रुपए जो पॉलिटिकल पार्टियों के पास आते हैं, खर्च करते हैं, ये सब भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है और जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। ठीक है उपाध्याय साहब, समय इतनी ज्यादा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो चर्चा शुरू हुई थी नामांकन से और अब अंत में आकर एक बड़े और वाजिब सवाल के साथ कि आखिर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो गरीबों के लिए काम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता? ये सवाल वाजिब है। अब देखना होगा कि इस पर कितना अमल तमाम पार्टियां जो है वो करती हैं। वहीं आज नामांकन है और देखना होगा शक्ति प्रदर्शन जो है वो कितना कारगर बीजेपी के लिए रहता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।